नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। बांकीपुर बिहार और दतिया मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनावों में दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। 30 जुलाई को मतदान होना है और प्रचार का शोर थम चुका है। ये दोनों ही उपचुनाव खासे चर्चा में हैं। प्रत्याशियों के समर्थन में रैलियां और रोड शो हुए और जनाधार अपने पक्ष में करने के लिए जी जान लगाकर दिग्गजों ने प्रचार किया। ऐसे में दतिया और बांकीपुर में किसकी होगी जीत और कौन सा फैक्टर बनेगा जीत का कारण, हम विस्तार से आज सारे समीकरणों पर बात करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। देश में दो राज्यों के उपचुनाव खासे चर्चा में है। मध्य प्रदेश की दतिया और बिहार की बांकीपुर सीट। यहां भाजपा से नीरज कुमार सिन्हा, आरजेडी से रेखा गुप्ता और जन सुराज से प्रशांत किशोर मैदान में हैं। नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई इस सीट को बचाने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है, जिससे मुकाबला त्रिकोणीय बन गया है। बांकीपुर बीजेपी की पारंपरिक और सुरक्षित सीट मानी जाती है, लेकिन इस बार राजनीतिक समीकरणों और नए राजनीतिक दलों जैसे जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की एंट्री के कारण ये मुकाबला बेहद दिलचस्प और प्रतिष्ठापूर्ण बन गया है। बांकीपुर और दतिया ने जीत हार के समीकरण में जातीय समीकरण बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। बात यदि बांकीपुर की करें तो यहाँ कायस्थ लगभग 14%, यादव लगभग 12%, मुस्लिम लगभग 9%, चंद्रवंशी और वैश्य लगभग 9%, भूमिहर और दलित लगभग 8%, ब्राह्मण लगभग 7% और राजपूत और कुर्मी 5% हैं। बांकीपुर के लोगों का विश्वास और स्नेह लोगों का दिखा है और मैं आप सबको ये कि आज बांकीपुर की जनता ने जिस प्रकार से आशीर्वाद देने के लिए सड़कों पे आई, मैं समस्त बांकीपुर की जनता को प्रणाम करता हूं, अभिवादन करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है 30 तारीख को एक प्रचंड बहुमत की जीत कमल के निशान पर एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार नीरज सिन्हा को मिलने जा रही है। भाजपा पटना में बांकीपुर के घर घर में है, जबरदस्त रूप से जीतेंगे। आप देखिएगा तो केवल और केवल लोगों को ठगने का काम किया है भाजपा के लोगों ने, और खास तौर पे बांकीपुर की जनता जो है, माहौल जो है, हमारी जो प्रत्याशी रेखा गुप्ता जी जो है उनके पक्ष में इस चुनाव को हम लोग जीतेंगे। भाजपा हताशा में हर वो हथकंडा अपना रही है कि किसी तरीके से बांकीपुर की जनता को बरगलाया जाए। पैसे बांट रहे हैं, सब करने के बाद भी जनता हिलने वाली नहीं है। भाजपा हार चुकी है, लड़ाई मार्जिन की है कि कितने बड़े मार्जिन से हारते हैं। बांकीपुर के साथ ही दतिया पर भी सबकी नजर टिकी है। दिग्गजों ने अपने समीकरण साधने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। दतिया में 30 जुलाई को मतदान होना है और नतीजे 3 अगस्त को आएंगे। कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती के अयोग्य घोषित होने के कारण दतिया सीट पर उपचुनाव हो रहा है, जहां से बीजेपी ने पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की जगह नए चेहरे आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने स्थानीय राज परिवार से आने वाले घनश्याम सिंह को टिकट दिया है। यहाँ तीसरा प्रत्याशी आजाद समाज पार्टी से दामोदर यादव हैं। सभी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित केंद्रीय नेताओं से लेकर कांग्रेस के जीतू पटवारी तक सभी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दतिया विधानसभा में जातीय समीकरण अहम भूमिका निभाते हैं। दतिया के जातीय समीकरण को देखें तो ब्राह्मण लगभग 14.8%, सबसे प्रभावी सवर्ण वर्ग, अहिरवार दलित लगभग 14.7%, बड़ी अनुसूचित जाति आबादी, कुशवाहा ओबीसी लगभग 30 से 35 हजार मतदाता, करीब 12 से 14%। अन्य प्रमुख वर्ग में यादव, लोधी और अन्य दलित और पिछड़ा वर्ग शामिल है। हम सब मिलकर के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री आशुतोष तिवारी जी की जीत के लिए हम सब मिलकर के प्रयास भी कर रहे हैं। और जिस प्रकार से चुनाव का माहौल अब हमको हवाएं बता रही कि आने वाला मौसम का असर क्या होने वाला है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से यहाँ जीतेगी। दतिया की जनता को इस भाव से कि मध्य प्रदेश की राजनीति में एक नया परिवर्तन हो, उसकी शुरुआत दतिया से हो। जब मैं 15 दिन के प्रचार किया, मैंने लोगों से मिला, लोगों की भावनाओं को समझी और जो जनसमर्थन मिला, माई का आशीर्वाद अद्भुत और अकल्पनीय आदरणीय घनश्याम सिंह जी और हाथ के पंजे पे है। जब आप 30 तारीख को वोट डालने जाए, घर से निकले तो याद रखें, आपकी उंगली का बटन जैसे दबाएगा केसरी का निशान, चंद्रशेखर आजाद ताकतवर हो जाएगा। याद रखना मेरी बात।
कुल मिलाकर दतिया और बांकीपुर का चुनावी शोर थम गया है और अब इंतजार 30 जुलाई को होने वाले मतदान और 3 अगस्त को आने वाले नतीजों पर है। जनता का आशीर्वाद किसके साथ रहा, लेकिन दोनों ही उपचुनाव राजनीतिक दलों के साथ साथ दिग्गजों की साख का सवाल भी बन गए हैं। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। चलिए, तो दतिया और बांकीपुर के चुनाव की बात हो रही है, उपचुनाव की, और जिस तरीके से चुनाव प्रचार जो है वो थम चुका है। देखिए 30 जुलाई को मतदान होना है और 3 अगस्त को परिणाम आएंगे। जिस तरीके से दिग्गजों ने जोर लगाया है और जिस तरह से चीज़ों को लेकर आए हैं, जो रैलियां हमने देखी हैं, जो रोड शो हमने देखा है, उसके बाद एक बात तो साफ होकर के सामने आई है कि ये वाकई जो माननीय है या जो दिग्गज हैं वो राजनीतिक दल भी हैं और जो दिग्गज हैं उनके लिए साख का सवाल बना है। प्रतिष्ठा की बात तो है कि आखिरकार इस उपचुनाव को कैसे निकालते हैं, चाहे वो दतिया मध्य प्रदेश की बात करें या हम बिहार बांकीपुर की बात करें, तो कौन सा फैक्टर होगा जो सबसे ज़्यादा यहाँ काम करेगा। और जातिगत समीकरण जो है वो हमेशा से देखिए प्रभावी रहे हैं, इसे नकारा नहीं जा सकता, चाहे हम दतिया की बात करें या बांकीपुर की बात करें, क्योंकि बांकीपुर गढ़ मानी जाती है भारतीय जनता पार्टी की। तो क्या वाकई एक बार फिर से नितिन नवीन का, क्योंकि अपना एक क्षेत्र वो है, क्या वाकई यहाँ से फिर से जीत होगी, कमल खिलेगा या फिर बदलाव होगा? यही चीज दतिया में भी होती है। तो हम चर्चा पर चलेंगे, हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे विवेक श्रीवास्तव। विवेक जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे मृणाल नाम है। मृणाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जनसुराज से हमारे साथ सैयद मसीहुद्दीन है। सैयद मसीहुद्दीन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आरजेडी से प्रेम सागर हमारे साथ जुड़े हैं। प्रेम सागर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आज़ाद समाज पार्टी से सुनील अस्ते अब से कुछ देर में हमारे साथ होंगे, उनका भी स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार प्रियदर्शी रंजन भी अब से कुछ देर में कनेक्ट होंगे, उनका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं एक और डॉक्टर भूपेंद्र सुल्लेरे हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले विवेक जी आप ही से कर रही हूँ। मुझे सुन पा रहे हैं? विवेक जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? शायद ऑडियो नहीं पहुंच रहा है, एक बार फिर से उनको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मृणाल नाम है जी, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहा हूं मैम, बताइए। हाँ, मृणाल जी, कैसे इस बार के जो 2 राज्यों के उपचुनाव है कैसे देखते हैं? मैं बांकीपुर की भी बात करूंगी, मैं दतिया की भी बात करूंगी, क्योंकि दोनों जगह की बात करने के लिए थोड़े थोड़े कम शब्दों में एक आकलन किया जाए तो क्या लगता है सबसे महत्वपूर्ण या सबसे ज्यादा पड़ला भारी कहाँ दिखता है? कांग्रेस कैसे इस इलेक्शन को देख रही है? बांकीपुर में तो खैर सिनेरियो बिल्कुल अलग है क्योंकि यहाँ आरजेडी है, लेकिन मध्य प्रदेश की दतिया की बात करूं तो यहाँ तो कांग्रेस है। देखिए मैम, ऐसा है कि सबसे पहले मैं पूरे भारत के जेएनजी को तहे दिल से बधाई देता हूँ, और साथ ही साथ बिहार के जितने भी युवा थे जिस प्रकार के आंदोलन में ये शरीक थे। बीजेपी ने जिस प्रकार से नीट परीक्षा के दरमियान इन्होंने क्वेश्चन आउट करवा दिया था, उसको लेकर जो आंदोलित थे उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपका जो संघर्ष था वो संघर्ष जो है पूरी तरह से कामयाब हुआ। अब जहां तक आप चुनाव की बात कर रहे हैं, दतिया की बात कर रहे हैं, तो वहां से जो है हमारे प्रत्याशी घनश्याम जी हैं। आप देख रहे होंगे कि दतिया में पहले मोहन यादव जी को वहां नरोत्तम मिश्रा जी से निपटने की आवश्यकता है। बताइए कि जो वहां के गृह मंत्री थे उनका उन्होंने टिकट काट दिया। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से वहां के जितने भी विधानसभा के जितने भी लोग थे, किस प्रकार से बीजेपी ऑफिस पर उन्होंने चढ़कर कब्जा किया। तो इनको भूलना नहीं चाहिए। दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूं कि अब हमारे वहाँ जो अध्यक्ष है जीतू पटवारी जी और वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं, हमें पूर्ण विश्वास है कि दतिया का चुनाव कांग्रेस निकालने जा रही है। आप देख लीजिए कि मध्य प्रदेश में क्या है भाई, तो वहाँ दलितों पर जिस प्रकार से उत्पीड़न बढ़ा हुआ है, आप देख रहे होंगे कि यूजीसी का मामला है, आप देख लीजिए कि नीट का मामला है, तो वहाँ जो है छात्र जो है परेशान है, वहाँ अल्पसंख्यक पर किस प्रकार से उत्पीड़न हो रहा है,
तो वहाँ की व्यवस्था से तो कोई छुपा हुआ नहीं है। और ये मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जो मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हैं, वो केवल प्रचार प्रसार के मंत्री हैं। उनके पास कुछ है नहीं जनता को देने के लिए। लेकिन कांग्रेस का जो नेता है राहुल गांधी जी, जिस प्रकार युवाओं के साथ मिलकर उन्होंने इस लड़ाई को लड़ा है, और धर्मेंद्र प्रधान, आपने देखा कि 1 महीने के संघर्ष के बाद, लाठी चार्ज के बाद युवाओं को बैलेट गन से मारा गया, यहाँ तक कि AK-47 वहां यूज किया गया। तो ये तो बर्बर सरकार है, ये तो भारत जलाओ पार्टी है। और हम बोलना चाहते हैं वहां के दतिया के जितने भी हमारे लोग हैं कि भाई इस बार जो है बीजेपी को भारी मतों से हराए। अब आ जाइए बांकीपुर में, तो बांकीपुर में त्रिकोणीय संघर्ष है मैडम। बांकीपुर में आप देख लीजिए कि हमारे रेखा गुप्ता जी जो है हमारे गठबंधन से प्रत्याशी है, और प्रशांत किशोर जी जो है, नीरज सिन्हा जी एक भाजपा से है, और प्रशांत किशोर आपको मालूम है किस दल से, उनका अपना कोई दल है, उनका ना कोई अपना विचारधारा है, ना कोई नीति है, ना नैतिकता है। वो चुनाव में कूद गए हैं। आपने देखा कि 2025 के विधानसभा में इनके जितने भी प्रत्याशी थे उनका जमानत जब्त हुआ। अब आप देख लीजिए ना कि वो क्या करते हैं, वो जो है मीडिया मैनेजमेंट करते हैं, छोटे छोटे पोर्टलों को, और जो ये क्या कहते हैं यूट्यूबर हैं, उनको पैसे के माध्यम से खरीद के वो अपना पॉजिटिव प्रचार करवा रहे हैं। तो आप जिस प्रकार का देख लीजिए कि उनके साथ कौन लोग हैं, उनके साथ वही लोग हैं जो उनका पेट वर्कर है, और तो कोई है नहीं उनके साथ जनता में। आप देख लीजिए उनका जितना भी पेड वर्कर है, उनके कंपनी में जितना लोग भी काम करते हैं, उन्हीं के आगे पीछे रहते हैं। चुनाव पैसा से नहीं जीता जाता है, चुनाव जो है विचारधारा से जीता जाता है, कई चीजों से जीता जाता है। ये सोचना बंद कर दे प्रशांत किशोर जी कि वो लड़ाई में, मैं दावे के साथ कहता हूं कि 10,000 जाते जाते वोट वो फिनिश हो जाएंगे, वो अपना ये भी जब्त करवा लेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है मृणाल जी, मैं जल्दी से वापस आऊंगी। विवेक जी भी जुड़ गए हमारे साथ। विवेक जी मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है विवेक जी, क्योंकि बात आज हो रही है बांकीपुर की और दतिया के उपचुनाव की, क्योंकि एक ही दिन वहां मतदान होना है और नतीजों की जो तारीख है वो भी लगभग सेम है। बात इस चीज की है कि जिस तरीके से प्रचार प्रसार हुआ, रोड शो हुआ, मैं चाहूंगी दोनों ही सीटों पर बहुत कम कम शब्दों में जल्दी से विश्लेषण होगा तो बेहतर होगा। तो बांकीपुर तो कहा ही जाता है बीजेपी का गढ़ है, और नितिन नवीन जी की अपनी एक बात है, क्योंकि रेजिग्नेशन तमाम चीज़ें वहाँ से ही उसके बाद की चीज़ें हैं। दतिया के सिनेरियो में भी मैं बात करूंगी, क्योंकि दतिया में भी जिस तरीके से चीज़ें हैं, तो मुकाबला दोनों जगह त्रिकोणीय कहा ज़रूर जा रहा है, लेकिन असल में कितना त्रिकोणीय है, भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव को कैसे देखती है, या आपको लगता है कि कहीं कोई ऐसा मुकाबला नहीं है, एक तरफा जीत सुनिश्चित होगी, चाहे दतिया की या बांकीपुर से शुरू करिए। राष्ट्रीय जी, बांकीपुर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की छोड़ी हुई सीट है। जिस तरह से जिसका रिकॉर्ड रहा, लगातार वहां भाजपा जीतती रही, तो नहीं लगता कि वहां कोई भाजपा के लिए चुनौती बन पाएगा। जो लोग कैमरा फोकस खींच करके थोड़ी देर, विवेक जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, लोगों तक कुछ नेटवर्क इशू है, आपका वीडियो भी पॉज हो रहा है, आपका ऑडियो भी ब्रेक हो रहा है। दतिया में, हाँ अभी ठीक है। इसी तरह दतिया में राखी जी भारतीय जनता पार्टी का काम बहुत पहले से लगातार चल रहा। थोड़ा सा नरोत्तम मिश्रा जी मामूली अंतरों से हार गए, बात अलग है, लेकिन हमारे यहाँ पार्टी लड़ती, प्रत्याशी नहीं लड़ता। तो जो आशुतोष जी वहां लड़ रहे हैं उनको पूरी पार्टी मिलके लड़ा रही। मुझको नहीं लगता कि दतिया में और बांकीपुर में कोई भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई दल चुनौती है। चुनौतियां चर्चा पत्रिकाओं और कैमरे तक सीमित है, जमीन पे इनका कोई अस्तित्व नहीं है। आपने देखा होगा कि दतिया में हमारे प्रत्याशी को इनके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने भी अपना आशीर्वाद दिया है। तो ऐसा नहीं है कि वहां पे स्थिति से हमारे प्रत्याशी के लोग वाकिफ नहीं है। सबको मालूम है कि दोनों भारतीय जनता पार्टी की जीती हुई सीटें हैं, और दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी अच्छे मतों से जीतने जा रही है, कोई लड़ाई में नहीं है राखी। ठीक है, चलिए एक एक बार सभी की प्रतिक्रिया आ जाए, फिर मैं इस चर्चा पर आगे बढ़ती हूँ। सैयद मसीउद्दीन जी मुझे सुन पा रहे हैं? अनम्यूट करिए। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, सैयद मसीउद्दीन जी, कैसे आप इस इलेक्शन को देखते हैं?
बांकीपुर में जहां तक देखा जा रहा है, हालांकि बात तो मैं मध्य प्रदेश की दतिया की बात करूं या मैं बिहार बांकीपुर की बात करूं, दोनों ही सिनेरियो पे बात कर रही हूं, क्योंकि जनसुराज जो है वो मुख्य रूप से बांकीपुर में आपके जो प्रत्याशी हैं और पूरी रणनीति के साथ मैदान में है, लेकिन बाकी दलों को ऐसा लगता है कि शायद उतना कुछ गेन कर नहीं पाएंगे प्रशांत किशोर जी, और उसको त्रिकोणीय मुकाबले की तरह नहीं देख रहे हैं। तो फिलहाल जो एक मजबूती के तौर पर मैं यदि क्योंकि नितिन नवीन जी की छोड़ी हुई वो सीट है, तो बीजेपी का गढ़ में इसको कहूं तो कुछ गलत नहीं होगा, तो ये हमें समझना पड़ेगा कि कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए। देखिए, बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र का चुनाव बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता लड़ रही है। जन सैलाब है, एक तरफा आंधी चल रही है। समाज का सभी वर्ग के लोग, चूंकि एक नई सोशल इंजीनियरिंग डेवलप हो रही है बांकीपुर में, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, तो प्रशांत किशोर जी इसी सोशल इंजीनियरिंग पर काम कर रहे हैं। ये जो लोग जिन्होंने बिहार में AK-47 चलाया है बच्चों के हाथ पैर तोड़े गए, उनके साथ अमानवीय हरकतें की गई, उन्हें जेल में ठूंस दिया गया और उत्पीड़न किया, तो जबरदस्त आक्रोश है बच्चों में। और यहाँ के लोग चाहते हैं कि वोट बांकीपुर में पड़ेगा और चोट पटना से लेकर दिल्ली के शासन तक, सत्ता तक ये चोट पहुंचेगी। हम आपको बताना चाहेंगे कि प्रशांत किशोर 50,000 से ज्यादा मतों से जीतेंगे वोट। आप लिख लें, आप मेरे इस रिकॉर्डिंग को रख लें, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, क्योंकि कोई ऐसा मोहल्ला नहीं, मैं सभी 25 वार्ड से घूम के आ रहा हूं, सभी समाज के लोगों के बीच में आ रहा हूं, सभी समाज के साथ धार्मिक संकीर्णता, जातीय तनाव, और हमारे अभी मित्र बोल रहे थे मिरनाल जी आपको क्या मालूम, आज प्रशांत किशोर जी की सभा यादव बहुल इलाके में, अल्पसंख्यक बहुल इलाके में, जिस तरह बदलाव के लिए सभी वर्ग के लोग लगे हुए हैं, उसी तरह यादव और मुस्लिम समाज के लोग भी लगे हुए हैं बदलाव के लिए। और बिहार का बांकीपुर एक नया समीकरण लिखेगा, श्री प्रशांत किशोर के नेतृत्व में बदलाव सुनिश्चित है। ठीक है, जल्दी से वापस आऊंगी। प्रेम सागर जी मुझे सुन पा रहे हैं? प्रेम सागर जी अनम्यूट करिए। हाँ सुन रहे हैं। प्रेम सागर जी, किस तरीके से इस इलेक्शन को देख रहे हैं? क्योंकि देखिए, मुख्य रूप से जो प्रत्याशी जहां से है मैं उनसे वहीं के बारे में बात करूंगी, और मध्य प्रदेश से जिनका जुड़ाव होगा वहां की बात मैं उनसे करूंगी, क्योंकि मैं अब आरजेडी से यहाँ के बारे में पूछूं तो मुझे लगता है एक बेहतर जवाब वो बांकीपुर पे ही देंगे, क्योंकि उनके कैंडिडेट भी हैं और वहां की चीजों को वो देख रहे हैं। तो प्रेम सागर जी, क्या लग रहा है, कितनी रेखा गुप्ता जी जिस तरीके से हैं, किस तरह का माहौल है, और लग रहा है आपको कि कमल को खिलने से रोक पाएंगे? देखिए, बांकीपुर जो उपचुनाव है, आपने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की साख की बात है, तो उनकी साख तो उसी दिन खत्म हो गया जिस दिन उनके कैंडिडेट को नाम वापसी करना पड़ गया। जो कैंडिडेट उन्होंने दिया, वो कैंडिडेट तो नाम वापस ले लिया, तो उनकी साख वहीं पे समाप्त हो गई। पार्टी कई गुटों में बट गया और पार्टी के अंदर पूरी तरीके से गुटबाजी है। तो वर्तमान में कैंडिडेट हैं, वो कैंडिडेट मीडिया के सामने में क्या है, जनता के सामने में क्या है, और पार्टी के अंदर उनकी कितनी वैल्यू है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैं थोड़ा सा बैक में आपको ले जाता हूं कि आज से 1 महीना पहले पार्टी ने एक महिला उम्मीदवार को जो हमारी ही पार्टी से पहले थी और निर्दलीय चुनाव लड़ी थी, रितु जायसवाल, तो रितु जायसवाल के चेहरे को आगे किया इसलिए कि जो रेखा गुप्ता हैं वैश्य समाज से हैं, तो इन्होंने तय किया कि हो सकता है कि हम इस बार चुनाव हार जाएंगे, तो रितु जायसवाल महिला है और वैश्य समाज से है, इनको हम लोग बांकीपुर में चुनाव लड़ाएंगे। मगर फिर इन लोगों में विवाद हुआ कि नहीं, अरे वो सीट तो परंपरागत मेरा है, वो तो हमारा बपौती सीट है, वो पारिवारिक सीट है, वो जातीय सीट है, तो दूसरे जात के लोग कैसे लड़ेंगे। तो उन्होंने एक अपने उम्मीदवार को दिया, और जब उसकी नाम वापसी हो गई तो फिर एक पकड़ के उसी जाति के वैसे लोगों को मैदान में लाया जो कि राजनीतिक का कोको नहीं जानते हैं। तो बांकीपुर में पूरी तरीके से
बीजेपी फेल्योर हो चुकी है। और इनका फेल्योर का एक सबसे बड़ा जो सबूत आज आपको मैं सोशल मीडिया पे चल रहा और बीजेपी के हैंडल से चल रहा है कि एनडीए पूरी तरीके से दो फांक में बट गया है बिहार में। इनको नीतीश कुमार जी से, ये तो नीतीश कुमार जी प्रचार में आए नहीं, जदयू के कोई लीडर आए नहीं, मगर जब नीतीश कुमार जी ने वोट मांगने से भी जब इनकार कर दिया तो उनके एक एआई वीडियो को इन्होंने जनरेट कर छेड़छाड़ कर जनता को गुमराह करने का काम किया, जो कि सोशल मीडिया पे चल रहा है। और उसके लिए आने वाले दिनों में हम लोग भी कोर्ट जाएंगे या चुनाव आयोग से भी हम लोग जो है इसके कंप्लेन हम लोग कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे पूरी तरीके से ये ट्रोल हो रही है वीडियो। तो बांकीपुर में ये कहना कि प्रशांत किशोर जी काफी कमजोर हैं, सो बात नहीं है। मगर उनके जो प्रवक्ता अभी बोल रहे थे कि आढ़ाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, मगर प्रशांत पांडे जी हैं और वहां तो लोग बिना पढ़े भी पांडे हो जाते हैं, मिश्रा हो जाते हैं। क्या उनको ज्ञान रहे या नहीं रहे, तो वो ये ना बतावें कि उनके जो कास्ट के लोग हैं उनको कितना वोट दे रहे हैं। ये बता रहे हैं कि यादव और मुसलमान वोट टूट रहा है, दलित वोट टूट रहा है। तो इनके समाज के लोग, जिस समाज से वो आते हैं, उनके समाज के लोग क्या टूट रहे हैं, क्या उनको वोट दे रहे हैं? तो हमारी जो बहुत ज्यादा बांकीपुर में हम बहुत बोलापन में नहीं ज्यादा कुछ बोलेंगे। हम जिस वोट पर बांकीपुर में स्टैंड में पिछली बार थे और पिछली बार जो 10,000 का खेला हो, बल का खेला हो या नीतीश कुमार जी का जो चेहरे पे पिछली बार वोट हुआ, वो इस बार होने नहीं जा रहा। पूरी तरीके से जनता आज बांकीपुर में पानी पड़ रहा है और जनता जो है अपने जूते चप्पल को में 35 साल में क्या हुआ ये बांकीपुर की पूरी जनता जान रही है। और देश में जो एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है जो कि ना तो जाति और मजहब, धर्म या किसी पार्टी को मानने वाले लोग नहीं है। देश में 37 करोड़ जेएनजी हैं और कुल आबादी का 26%, वो हर विधानसभा में 26 से 27% जेएनजी हैं जो कि बीजेपी के अगेंस्ट में खड़े हैं। तो उनको पता है जेएनजी को कि हम अपना वोट कहां देंगे तो बीजेपी हारेगी। तो वो जेएनजी भी आज हमारे साथ है। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने लगातार जो बिहार में चाहे AK-47 से गोली चला हो, चाहे बिहार में जो छात्रों पर जो जुल्म हुआ हो, छात्रों को जेलों में डाला गया हो, तो तेजस्वी यादव जी ने अल्टीमेटम दिया था कि अगर कल तक अगर सरकार केस वापस नहीं लेती है, हमारे भाई हमारे नौजवानों को नहीं छोड़ती है, तो हम एक बड़े आंदोलन करेंगे बिहार के अंदर। और सरकार बैकफुट पे आ गई पूरी तरीके से, तो हमारी जीत हुई है। तो बांकीपुर में हमारे प्रत्याशी का भी क्रमांक नंबर 3 है और जो गिनती का भी दिन 3 है। तो 3 तारीख को फिर हम आपके सामने आएंगे और उस दिन हम जश्न मनाएंगे अपने प्रत्याशी का जीत का। ठीक है, चलिए जल्दी से वापस आऊंगी। सुनील जी, मुझे सुन पा रहे हैं? सुनील जी, मुझे ऐसा लगता है कि हमने पहले भी कई सारी चर्चा की है उपचुनाव को लेके, और लगातार जो रैलियां हैं, जो रोड शो हैं, और जिस तरीके से वाकई में सिर्फ एक उपचुनाव ना सिर्फ चुनाव जैसा नहीं है, ये वाकई में जो दिग्गज है उनकी साख का सवाल बना हुआ है। तो ये बड़ा एक फैक्टर है कि यहाँ पर जो त्रिकोणीय मुकाबला, कोई त्रिकोणीय रूप से देखता है, कोई किसी को लगता है कि नहीं हम उनको नहीं आंकते, लेकिन ओवरऑल सिनेरियो, क्योंकि प्रचार थम चुका है, अब इंतजार 30 तारीख का है और उसके बाद नतीजों का। तो ये प्रचार थमने के बाद की जो चर्चाएं होती हैं ना, और कहते हैं ना कि डोर टू डोर जिसको जाना कहते हैं, तो बड़े नजदीक से चीजें निकल कर आती हैं। कितनी मजबूती तक पहुंचे हैं या कितना आकलन आपको लग रहा है सिर्फ ये कह देने से कि हम जीतेंगे, लेकिन कितनी मजबूती के साथ, कितने अच्छे नंबरों से आजाद समाज पार्टी होगी दतिया में? देखिए, मैं बता दूं आपको राकेश जी के दतिया में आजाद समाज पार्टी के आने से बड़ा रोमांचक मुकाबला हो चुका है और यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस ने इंटरनली गठबंधन मतलब कर लिया। यहाँ पर लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग, लगातार जो हमारे वर्कर्स हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, जहाँ पर हमारे गांव में संख्या में लोग वोट दे रहे हैं, वहां पर
लगातार पैसे बांटने का सिस्टम चला रहे हैं वहां पर, दारू दारू बंटवा मतलब है ना शराब बंटवा रहे हैं। इस प्रकार की सूचना हमारे पास में अभी आ रही, मेरे पास में। मैं लगातार अभी दतिया में ही था चुनाव प्रचार में, और अभी वहां से रास्ते में ही लौट रहा हूं। इस प्रकार की सूचनाएं वहां पर आ रही है। दूसरा कि जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी दलित समाज के कुछ लोग हैं, उनको उनको टूल्स बनाकर दलित मोहल्लों में ये भिजवा रही है कि अगर आप आर्य समाज पार्टी को वोट दोगे तो भाई मतलब बीजेपी जीत जाएगी। इस प्रकार का प्रोपेगेंडा वहां पर करवा रही है। तो इंटरनली जो देखा जाए दतिया के अंदर, तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही वहां पर एक हो चुके हैं, और दोनों ये चाहते हैं कि यहाँ पर यहाँ से तीसरा दल न जीते। इसको लेकर हमारे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जी ने यहाँ वहां पर मतलब सभा की। यहाँ पर अभी कल हमारा रोड शो रहा। रोड शो में भाजपा और कांग्रेस दोनों को फेल कर दिया है। इतनी तादाद में वहां पर युवा और मतलब जनसंख्या आई है। दूसरा फैक्टर ये भी है हमारे साथ में आने का कि जो हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी भाई दामोदर यादव जी हैं, लगातार पिछले 4-5 महीनों से लगे हुए हैं और यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। जबकि जो दोनों प्रत्याशी आशुतोष तिवारी हो चाहे घनश्याम सिंह हो, दोनों ही बाहरी प्रत्याशी हैं, और भाजपा के प्रत्याशी को तो जनता जाने नहीं दे रही है, उनको तो पहचान भी नहीं रही है। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो भाजपा की जो नीति है वो इस प्रकार से मतलब वहां पर चल रही है कि जनता को डरा रही है, धमका रही है कि भाई आज समाज पार्टी को वोट नहीं देना। एक हमारे वो थे मतलब समर्थक राजा बड़ोनी करके, उन्होंने जिस प्रकार से की तो उनके पिताजी को डरा धमका कर एक वीडियो बनाया कि अहिरवार समाज से अपील करवाई कि भाई भाजपा को वोट देना है। तो भाजपा लगातार तानाशाही पे उतर आई है यहाँ पर, और कांग्रेस भी यहाँ पर तानाशाही पे उतर आई है। वहां यहाँ पर हमारे जो प्रोपोगेंडा चला रही है कि ये तो बी टीम है, ये सी टीम है। तो मुझे पूछना है कांग्रेस के प्रवक्ता से कि भाई आप ये तय करने वाले कौन होते हैं कि बी टीम है सी टीम है? भाई लोकतंत्र के अंदर चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है। क्या हमेशा परंपरागत पार्टियों को ही मतलब लोग वोट देंगे? यहाँ पर निर्णायक स्थिति में 1,80,000 वोट है SC/ST OBC का, और पूरा मन बना लिया है आजाद समाज पार्टी का प्रत्याशी हमारे दामोदर यादव जी लगभग 50,000 वोट से यहाँ पर जीत रहे हैं, और पूरी तैयारी है। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि हम लोग 3 तारीख को मिलेंगे। 3 तारीख को जिस प्रकार से ये जो भाजपा और कांग्रेस की जो नीति है ना, मध्य प्रदेश के अंदर एक नए दल का उदय होने वाला है। और आप देखना नगीना मॉडल, जिस प्रकार से नगीना मॉडल में भाई चंद्रशेखर आजाद ने जिस प्रकार से 5,12,000 वोट लेकर 1.5 लाख से ऊपर जीत दर्ज की थी, उसी प्रकार से यहाँ दतिया के अंदर भी हमारे प्रत्याशी दामोदर यादव जी जीतेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात कि आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को, भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को ये लगातार प्रलोभन और डराने का काम कर रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से कहूं कि भाई चुनाव आयोग इस पर सख्ती से एक्शन ले और यहाँ पर फुल एंड फेयर चुनाव करवाएं। हमारे लोगों को होटल नहीं दी जा रही वहां पर। अभी तो मतलब खाली करवा दिया, लेकिन पहले होटल नहीं दी जा रही थी, और अभी चुन कर बाहर निकाला जा रहा है। तो ये सब चीजें लोकतंत्र के लिए घातक है। तो मेरी यही आपके माध्यम से मांग है कि भाई ये फुल एंड फेयर मतलब चुनाव कराया जाए। और दूसरा एक और महत्वपूर्ण सवाल कि दिग्विजय सिंह जी एक बड़े नेता, मैं मानता हूं उनको, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने जो आज दलित समाज के ही कुछ जो लोग हैं उनको अपने मंच पर बुलाकर ये लगातार जो बी टीम सी टीम का आरोप जो लगाया है, ये कांग्रेस की दोगली नीति है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बार कांग्रेस का प्रत्याशी तो हार ही रहा है, बीजेपी का प्रत्याशी भी हार रहा है। अगली बार इलेक्शन में जो इनके जो पुत्र है जयवर्धन, इनको भी आजाद समाज पार्टी अपने घर बिठाने का काम करेगी। ठीक है, चलिए मैं जल्दी से वापस आऊंगी। प्रियदर्शी जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूँ। प्रियदर्शी जी देखिए, जो राजनीतिक दल हैं जिनके प्रत्याशी हैं चुनावी मैदान में, वो अपनी अपनी बात करेंगे, जीत की बात करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है चाहे मैं दतिया की बात करूं या बांकीपुर की बात करूं, मैं शुरुआत बांकीपुर से करूंगी। दोनों ही जगह पे जो जातिगत समीकरण है वो कितनी अहम भूमिका निभाएंगे, या फिर चेहरा जैसे बांकीपुर है तो नितिन नबीन जो हैं, क्योंकि उनकी सीट है और उनका गढ़ या भारतीय जनता पार्टी का गढ़ हम कह लें, इस नजरिए से भारतीय जनता पार्टी का पड़ला भारी देखें, या फिर जातिगत समीकरण के हिसाब से यदि आंकने की कोशिश करें तो वहां पर किस तरह का सिनेरियो आप एक देख पा रहे हैं? इसी तरह से दतिया पे भी, हालांकि मुझे लगता है मुख्य रूप से एक बेहतर बांकीपुर पे आएगी, लेकिन छोटा सा एक संक्षिप्त आपकी प्रतिक्रिया यदि दतिया पे भी हो तो बेहतर होगा। ये दोनों विधानसभा क्षेत्रों में जो जातीय समीकरण है, जो सामाजिक समीकरण है,
वो भारतीय जनता पार्टी को ही फेवर करता है। और दशकों से दोनों सीटों का एक ही इतिहास है, दशकों से यह भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती रही है। हालांकि दतिया का कुछ अलग मामला है, लेकिन बांकीपुर में तो 90 के बाद भारतीय जनता पार्टी यहाँ कभी चुनाव हारी ही नहीं। पहले इस सीट का कुछ और नाम होता था, पटना मध्य करके होता, ये पटना पश्चिम करके होता था। अभी ये बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र है। तो बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में 1990 से तो पिता पुत्र यानी नितिन नवीन और उनके पिताजी, इन्हीं का विधायक ही रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का, इसे आप गढ़ मान सकती हैं जो आप कह रही हैं, इसका नितिन नवीन को भी आप गढ़ मान सकती हैं कि बांकीपुर विधानसभा नितिन नवीन का भी गढ़ है, दोनों का गढ़ है। और जातीय समीकरण पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के फेवर में है। लेकिन पेच कहां फंसा हुआ है जो इस विधानसभा चुनाव को दिलचस्प बना दिया है, दोनों को, दतिया को और बांकीपुर को, दोनों में एक चीज कॉमन है, ये है कि प्रत्याशी का जो चयन हुआ है उसको लेकर के सारा बखेड़ा खड़ा हो गया है। बांकीपुर में भी प्रत्याशी को लेकर के ही बखेड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी ने फला प्रत्याशी को क्यों नहीं टिकट दिया, फला को क्यों दे दिया, और दतिया में भी वही है कि इनको क्यों नहीं दिया, इनको क्यों दे दिया, यही विवाद है। और अगर ये विवाद खत्म हुआ और भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई तो यकीन मानिए ये साबित हो जाएगा कि ये दोनों विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के गढ़ है। दतिया अपवादिक तौर पर एक आध बार लूज हुआ, बाकी भारतीय जनता पार्टी का ही इसको गढ़ माना जाएगा। लेकिन अगर इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाती है तो ये माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में मनमानी करने पर उतारू है। क्योंकि बांकीपुर में भी जो कैंडिडेट दिया गया है वो मास लेवल का नहीं, और प्रशांत किशोर इसी को भुना रहे हैं। प्रशांत किशोर ने इसी को हथियार बना रखा है। हालांकि प्रशांत किशोर का भी पलड़ा हल्का हो गया है। आज से 7 दिन पहले, 8 दिन पहले प्रशांत किशोर का पलड़ा बहुत भारी था और तेजस्वी यादव का अपने प्रत्याशी, आरजेडी के प्रत्याशी रेखा गुप्ता के पक्ष में प्रचार करने से, रोड शो करने से उन प्रशांत किशोर का मामला और हल्का हो गया है। पहले क्या था, अगर तेजस्वी यादव इस तरीके से एग्रेसिव रोड शो नहीं करते तो हो सकता था कि आरजेडी का जो कैडर है वो प्रशांत किशोर की ओर स्विच कर जाता और प्रशांत किशोर को वोट कर देता। लेकिन अब आरजेडी को भी लग रहा है कि जो कुछ भी वोटर हैं, ये आरजेडी का भले ही गढ़ नहीं हो, लेकिन जो कैडर है उनको अपने पाले में रखा जाए ताकि भविष्य की राजनीति, भविष्य का भी चुनाव यहाँ पर बचा रहे आरजेडी के लिए। प्रशांत किशोर यहीं पर पिछड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर अच्छी बातें कर रहे हैं। प्रशांत किशोर उसी जातीय समीकरण से, उसी सामाजिक समीकरण से आते हैं जिस जातीय और सामाजिक समीकरण के बूते भारतीय जनता पार्टी बिहार में राज कर रही है, बिहार में शासन कर रही है। उसी समीकरण में ये सिंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इतना आसान नहीं होगा उनके लिए कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर, हो सकता है कि अब 20% कर ले जाए, लेकिन सिर्फ 20% से तो मामला नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ वोटों का मार्जिन बहुत बड़ा होता है। 60% तक वोट भारतीय जनता पार्टी को आता है। तो वैसी स्थिति में मान लीजिए 10%, 20% आप लाते भी हैं तो भी आप भारतीय जनता पार्टी को चुनाव नहीं हरा पाएंगे। हालांकि प्रशांत किशोर ने एड़ी चोटी का जोड़ लगाया है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक माहौल था। सहयोगी पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी की जो सहयोगी पार्टियां हैं वो भी दबे जुबान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं है। अंदर खाने जो कुछ भी, अभी 2 दिन पहले, एक दिन में जो चीजें जनता दल यूनाइटेड के भीतर से डेवलप हुए हैं, नीतीश कुमार का वीडियो आया, निशांत का वीडियो आया, इससे पहले ये नहीं देखा जा रहा था कि जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेताओं की कोई बयानबाजी हो रही हो, बड़े नेता आ रहे हो। भारतीय जनता पार्टी के भी अंदर खाने में 2 धड़ों में पार्टी बटी हुई है। एक धड़ा मानता है कि प्रत्याशी कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से चुनाव जीत जाना चाहिए। दूसरा धड़ा ये मान रहा है कि नहीं, प्रत्याशी चुनने में नाइंसाफी हुई है तो हम लोग शिथिल पड़ जाते हैं। तो ये जो शिथिल पड़ने वाली बात है ना, वो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाएगी। और अगर यहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारती है तो ये न प्रशांत किशोर की जीत होगी न आरजेडी की जीत होगी। ये हाइपोथेटिकल थोड़ी सी मैं बात कर रहा हूँ, वैसे संभावना कम है, लेकिन फिर भी अगर जीतती है तो ये भारतीय जनता पार्टी के 2 गुटों के बीच की लड़ाई का परिणाम होगा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का एक गुट हार जाएगा। और मुझे नहीं लगता है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के गढ़ में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारना चाहेगी। एड़ी चोटी का जोड़ लगा हुआ है। 5 दिनों में जो डेवलपमेंट हुए हैं, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लोगों से, पार्टी के लोगों से अपील की, विधानसभा में अपील की कि आप लोग जाइए, बांकीपुर में 2-2 घंटे का समय दीजिए। अगर उनके जनप्रतिनिधियों की ही बात करें तो 200 के करीब उनका आंकड़ा आ जाता है।
वो लोग ही घूम गए, 2-2 घंटे समय दे दिए, तो कितना घंटा समय बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में जाएगा। तो मास मैनेजमेंट जो है, बूथ मैनेजमेंट जो है भारतीय जनता पार्टी का, जो हमेशा से बेहतरीन रहा है, आज भी बांकीपुर में वही फासला तय करने की स्थिति में है। बांकीपुर में प्रशांत किशोर के पक्ष में माहौल बना, लेकिन प्रशांत किशोर हवाई नेता है, उनके पास कुछ ऐसा है नहीं जो बूथ मैनेजमेंट कर ले जाए। उनके लोग नहीं है, उनके लोग सोशल मीडिया में हैं, जो सिर्फ रील बनाते हैं। रील बनाने, मैं मानता हूं कि हाल के दिनों में थोड़ा मिथक टूटा है, रील बनाने वाले लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी रील बनाने वाले लोग वोट दिला देंगे, बूथ पर चले जाएंगे, लोगों को घर से निकाल करके ले जाएंगे, इसमें अभी भी संशय बरकरार है। और यही प्रशांत किशोर के जबरदस्त निगेटिव बातें जा रही हैं। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, राखी जी अगर इजाजत दे तो, प्रशांत किशोर जनता को गलिया करके चाहते हैं कि चुनाव जीत जाए। वे जनता को मूर्ख बताते हैं, वे जनता को कहते हैं कि भोगिए, भुगतिएगा, अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिएगा। ये धमकी हुआ। आप लोग ऐसे चुनते रहे हैं। प्रशांत किशोर जी से एक सवाल पूछा जाना चाहिए, प्रशांत किशोर जी, आपसे पहले जब आप राजनीति में नहीं आए थे, तब भी बिहार में चुनाव होता था, पूरे देश भर में चुनाव होता था, आप विकल्प के तौर पर थे ही नहीं, तो आपको कैसे कोई चुन लेता है? तो जो विकल्प था वही तो जनता चुन रही थी। आप विकल्प पेश कर रहे हैं, लेकिन पहले के विकल्पों की पहले क्यों वोट देते थे आप? पहले क्यों वोट दिया, इसीलिए ऐसा हो गया। तो जनता को मूर्ख समझना, मूर्ख बताना, अगर प्रशांत किशोर थोड़ा कम करते तो उनकी स्थिति और मजबूत रहती। और फाइनली बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा, राखी जी, भारी नजर आ रहा है। ठीक है, भूपेंद्र जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी। हाँ, भूपेंद्र जी, कैसे ही दोनों इन उपचुनावों का विश्लेषण आप देख पा रहे हैं, जातिगत समीकरण के हिसाब से भी, और फिलहाल जो दिग्गज हैं, जो स्टार प्रचारक हैं, जो रैलियां हैं, जो रोड शो हैं, और वहां से जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, क्या एक विश्लेषण है? मैं पहले, क्योंकि मध्य प्रदेश से हैं, तो मैं चाहूंगी दतिया से शुरू करें आप। देखिए राखी जी, बाईपोल इलेक्शन में निश्चित रूप से भारतीय राजनीति में जातिगत राजनीति का अपना एक स्थान है, और उसी के तहत जितने वोट होते हैं उसी तरह से कैंडिडेट को चुना जाता है, और बड़ी पार्टियां उसी तरह से अपने कैंडिडेट को उतारती हैं। दतिया का चुनाव निश्चित रूप से आप माने कि नरोत्तम जी हारे थे, उसके बाद उनकी तैयारी थी और वो लड़ना चाहते थे, और फिर वो लड़े नहीं, उसका माहौल सबने देखा, और फिर उसके बाद संगठन ने एक ब्राह्मण कैंडिडेट के अगेंस्ट एक ब्राह्मण कैंडिडेट ही भारतीय जनता पार्टी ने दिया, और वो आशुतोष के रूप में दिया। अब उसके बाद असंतोष जो संगठन में फैला उनके कारण, तो अब उनकी जिम्मेदारी और बड़ी हो गई है कि उनको अब वो सीट निकाल के देनी पड़ेगी, क्योंकि अब राजनीति जो बीजेपी के जो कैडर पार्टी का जो स्थान रहता है, और जो संगठन के रूप में जिस तरह से नेता बड़े नेता को दरकिनार कर देते हैं, आप जानती हैं कि बड़े बड़े नेताओं को मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल बना दिया जो केंद्र के मंत्री थे। तो ये जो बीजेपी के, तो उनके पास डबल जिम्मेदारी आ गई है। दूसरी बात, उन्होंने पूरा कैबिनेट उतार दिया है, जातिगत नेता उतार दिए हैं, चाहे ओबीसी के रूप में हो, चाहे ब्राह्मण के रूप में हो, चाहे वो SC ST के रूप में हो, तो वो पूरी कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो वहां पे कैंपेनिंग के रूप में एक बड़ा दबाव है, लेकिन कांग्रेस एक अच्छी स्थिति में चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस जो अवधेश कुमार जी को जो टिकट मिलना था, उनने टिकट नहीं के कारण लग रहा था कि वो बीजेपी में शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन वो बीजेपी में शिफ्ट नहीं हुए, और वो एक कड़ी के रूप में काम कर रहे हैं। भारती जी का जरूर लग रहा है कि वो कैंपेन नहीं कर रहे, क्योंकि वो अपने परिवार के लोगों को टिकट चाहते थे, लेकिन उनके पास संगठन गया बार बार, जीतू पटवारी, और वहां के जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो अपनी टीम के साथ पूरी, क्योंकि एकजुटता कांग्रेस को बनाए रखना बहुत मुश्किल जाता है, क्योंकि पहले तो टिकट देना और टिकट के बाद फिर उसका कैंपेनिंग के रूप में। लेकिन ये चुनाव बड़ा ही है, और फिर आप जिस तरह से चंद्रशेखर जी की पार्टी से दामोदर जी आए हैं, तो अब ये वोट किसका काटते हैं, क्योंकि वो जो वोट है 14% वहां SC का है, और वो OBC का कैंडिडेट है। अब उनकी लोकप्रियता कितनी है वो बात है। बात यहाँ ये है कि वो वोट किसका काट रहे हैं, अपनी पार्टी के हिसाब से जो उनका जो एजेंडा है और जिस तरह से उनका कैडर का वोट है, क्या वो वोट उनको पूरा शिफ्ट हो रहा है? तो यहाँ तो, लेकिन दोनों वहां सीट में आज बीजेपी निश्चित रूप से बड़ी पार्टी, बड़ा असंतोष है, लेकिन वह लीड के रूप में। अब हार और जीत का जितना भी प्रभाव पड़ेगा वो अलग विषय है।
अब दूसरी विषय आते हैं अपन बांकीपुर के। वो परंपरागत सीट है 1990 से। उनके पिताजी नवल किशोर जी लड़ते थे और उसके बाद नितिन नवीन जी लड़ते रहे। नितिन नवीन जी भी 7 बार के विधायक हैं और सबसे युवा मंत्री भी रहे और सबसे युवा राष्ट्रीय स्तर के अध्यक्ष हैं। उनको जातिगत हिसाब से वहां पे कायस्थ एक उनका बस ड्रॉबैक रहा, जिस कैंडिडेट को दिया फिर उसका टिकट वापस लिया। बीजेपी में ऐसा होता नहीं है अमूमन, लेकिन ऐसा हुआ, लेकिन उसको हवा नहीं देने दिया उन्होंने और उसके हिसाब से उनकी जो सरकार भी पहली बार जेडीयू के अगेंस्ट बीजेपी का मुख्यमंत्री बना वहां पे। और मुख्यमंत्री बनने के बाद अब उनकी जिम्मेदारी और बन जाती है उस कैडर की कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की पार्टी है, उनकी परंपरागत पार्टी है। और उसके बाद अब महत्वपूर्ण विषय ये है कि जन स्वराज पार्टी जो आई है, जो ट्रेंगल बना रही है, तो आरजेडी अपना वोट जो है वो उपस्थिति दे रही है, लेकिन वो अपना वोट किसको, क्या वह शिफ्ट जन स्वराज में हो रहा है या जन स्वराज किसका वोट काटेगी? महत्वपूर्ण बिंदु ये है, क्योंकि जिस हिसाब से ब्राह्मण का वोट वहां पे और कायस्थ का वोट है, तो वो जो वोट बन रहा है उसके हिसाब से उनकी जो लगातार जीत होती रही। तो अब जन स्वराज जो पार्टी है, जो बाहर से कैंडिडेट है, अब ये माहौल है क्योंकि वहां पे राष्ट्रीय स्तर की उनकी जो प्रदेश की सरकार है पूरी मशीनरी लगी हुई है और पूरा इलेक्शन, वाई इलेक्शन में हमने देखा है कि जनता भी कुछ भी अगर चाहे तो वो यही चाहती है कि सरकार के साथ जाए, अगर अतिशयोक्ति के परिणाम ना देखें, क्योंकि अतिशयोक्ति में कभी कभी बहुत ज्यादा विरोध होता है। तो बात दूसरी, क्योंकि उनके पास एक अपना संगठनात्मक होता है। दूसरी बात, वहां पे अभी मुख्यमंत्री चुने गए हैं, उनका भी बाई पोल इलेक्शन में भी, चुनाव में उनकी समीक्षा भी होती है। और इसी तरह से मध्य प्रदेश में भी 2.5 साल मोहन यादव के हो गए हैं और वहां पे एक बड़े नेता जो थे नरोत्तम मिश्रा, ब्राह्मण नेता थे और उनको काफी महत्वपूर्ण विभाग मिले थे। अब उनके अगेंस्ट उन्होंने कैंडिडेट उतारा है, तो वो अब पार्टी ने उनको भी उनका प्रभारी बनाया है और पार्टी की उनसे ज्यादा, अब कैंडिडेट से ज्यादा, आशुतोष से ज्यादा अब नरोत्तम जी की जिम्मेदारी है कि वो आशुतोष जी को विधानसभा भेजें, क्योंकि ये बीजेपी के, क्योंकि उनको अगर कुछ हुआ तो सारा ठीकरा उनके ऊपर गिरेगा और जिससे ये लगेगा कि वो अपने क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाए और जिससे उनका राजनीतिक भविष्य अभी है और जो उसका, तो दोनों जगह बीजेपी मजबूत दिख रही है। अब रही जो त्रिकोणी मामला के रूप में है, तो उस त्रिकोणी मामले में जो वोट काट रहा है, अब वोट कितना काट रहा हो, जीत कितने में हो रही, ये बहुत निर्णायक रहेगा, क्योंकि पार्टी ने पूरी ताकत, सत्तारूढ़ पार्टी ने, और बीजेपी लगातार बूथ लेवल पे हो, चाहे संगठनात्मक रूप से हो, चाहे वो अपने बड़े नेताओं के रूप में हो, वो उतारने में कहीं हिचकती नहीं है। बड़ा नेता भी वहां पे एक बूथ लेवल पे काम करता है, तो ये उनकी खूबसूरती है, ये उनकी ताकत है, स्ट्रेंथ है, और इस स्ट्रेंथ के कारण वो लगातार जीतते हैं। दूसरी बात, जो मास लीडर के रूप में मोदी जी जिस तरह से उन्होंने बनाए हैं, और मोदी जी के कारण वो चुनाव को हर, चाहे वो नगर पंचायत का चुनाव हो, चाहे ग्राम सभा का चुनाव हो, वो कैश करते हैं, तो ये भी एक उनका एक प्लस पॉइंट है। इसलिए मुझे लगता है कि कि दोनों जगह बीजेपी मजबूत है। जी ठीक है, चलिए, मुझे ऐसा लगता है विवेक जी, क्योंकि देखिए जो एक्सपर्ट हैं उनके अपने विश्लेषण हैं, हालांकि दोनों तरफ से जो एक बात निकल कर आई है कि बीजेपी को मजबूत माना जा रहा है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है जो फैक्टर्स हैं, कई बार परिवर्तन भी हो जाता है, कई बार बदलाव भी हो जाता है, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। ये बात सच है, यदि कहीं किसी का कोई गढ़ है तो ऐसा नहीं है कि वो बदलेगा नहीं। मैं दतिया का ही एग्जाम्पल लूँ तो यहाँ पे भी चीज़ें बदली थी। तो इस नज़रिए से, क्योंकि इलेक्शन को तो एक परीक्षा जैसे ही माना जाता है, क्योंकि निर्णायक तो जनता होगी, तो कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण बात आप महसूस कर पा रहे हैं इस वक्त की जनता साथ दे? एक होता है अपना गढ़ कि हम लंबे समय से वहां पर काम कर रहे हैं, बांकीपुर के लिए ये बात मैं कह रही हूँ। दतिया की तरफ चले जाएंगे तो यहाँ पर क्यों आपको ऐसा लगता है कि कमल एक बार फिर से खिलेगा? किसी का माइक ऑन से नोट करा दीजिए, आवाज आ रही है। देखिए राखी जी, जहां तक बांकीपुर का सवाल है, 1990 से लगातार भारतीय जनता पार्टी जीतती रही है। हाँ, एक सेकंड विवेक जी, एक सेकंड। प्रेम सागर जी, आपका माइक जो है वो म्यूट कर लीजिए प्लीज। अनम्यूट है, बाकी लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं ना। हाँ बोलिए विवेक जी। देखिए राकेश जी,
1990 से भारतीय जनता पार्टी वहां जीतती रही और लगातार पार्टी को वहां दिक्कत नहीं रही। वहां सबसे ज्यादा जो मत है जिस समाज का, वो कायस्थ समाज है और उसी समाज से राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आते हैं, उनकी परंपरागत सीट है वो। और जिस तरीके से भी मेरे प्रियदर्शी जी एक मजेदार विषय उन्होंने रखा कि प्रशांत किशोर जी की पूरी राजनीति सोशल मीडिया पे है। सोशल मीडिया से आप रील बना सकते हैं लेकिन बूथ का एजेंट नहीं बना सकते। बूथ एजेंट बनने के लिए मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, जो उनके पास है नहीं। इसी तरीके से अन्य दलों की भी स्थिति है कि वो गाल तो बजा सकते हैं लेकिन उनका वहां जमीन पे काम नहीं है। वो परंपरागत जमीन पे काम की हुई सीट है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, तो उसमें कहीं किसी के लिए कोई दाव नहीं है। इसी तरह जब आप दतिया में आते हैं तो दतिया में नरोत्तम मिश्रा जी बहुत मामूली अंतर से पिछली बार चुनाव हारे थे। वहां की जनता ने इस चीज को एहसास किया और उनके साथ पूरी जनता थी। आपने उसका देखा होगा जब उनका टिकट पार्टी ने बदला तो किस तरह से लोग उनके समर्थन में आए। लेकिन बड़े भाई के नाते नरोत्तम मिश्रा जी ने स्वयं बीड़ा उठाया है कि आशुतोष जी को वहां से जिता के भेजना है। तो अब आप पूरी पार्टी वहां एकजुट होकर के लड़ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी जब मन बना लेती है एकजुटता के साथ तो फिर उसकी संख्या को चुनौती देने वाला कहीं कोई होता नहीं है, जो मेरा अनुभव रखी है। मुझे स्पष्ट दिख रहा है कि दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट तौर से जीतती दिख रही है। ये जो 3 तारीख और 3 नंबर वाली कहानी लोग बता रहे थे कि वो हम मनाएंगे, जैसे भी बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी जश्न मनाई तो उसी तरह से भी मनाते नजर आएंगे। 3 तारीख दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आते साफ दिख रही है। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात यह है कि 3 तारीख की बात हो रही है, 3 का त्रिकोणीय मुकाबला भी है। अब वो जाएगा किसके पास, ये वाकई क्या तो खैर देखने वाली बात होगी। मृणाल जी अपनी बात रखिए जल्दी से। मृणाल जी अनम्यूट करिए फिर बोलिए। हाँ मैडम, आवाज आ रही है? हाँ आपकी आवाज आ रही है, जल्दी से अपनी बात रखिए। देखिए, जिस प्रकार से लोग यहाँ बात कर रहे हैं बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र को लेके, तो मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि हम भी बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। अभी बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में ही बैठे हुए हैं। अभी कुछ देर पहले बारिश हुई थी, आप देख लीजिए रोडों का क्या हालत है और वहाँ के नाली और नाले का क्या हालत है। और जिस प्रकार की ये बात बोल रहे हैं, ये भूल रहे हैं कि 6 महीना पहले सम्राट चौधरी जी यहाँ के मुख्यमंत्री बने थे और मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से घटना घटी है, आप देखे होंगे कि यहाँ क्या कहते हैं भोजपुर में जिस प्रकार से इनकाउंटर किया गया भरत तिवारी का और बंटी यादव का, यहाँ पर आप देखे होंगे बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में, वो कितना शर्मनाक था। अब ये सोचिए ना कि इनके पास न पैसा है न बीत है, ये केवल झूठ मूठ का केवल वादा करते चले जा रहे हैं। अब इनको सोचना चाहिए ना, ये सरकार में आ गए हैं तो विशेष राज्य की दर्जा मांगना चाहिए ना इनको, लेकिन ये विशेष राज्य की दर्जा नहीं मांगेंगे बिहार के, यहाँ जनता को ठगने का काम करेंगे। तो आप देखिए कि और जहां तक ये जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं का सुनील जी बोल रहे थे कि जो है दतिया में कांग्रेस जो है कह रही है कि ये माने बी टीम है। अरे भैया, आप तो बी टीम ही हैं। आपने बताइए कि वहां जो दलितों का वोट काटने के लिए आप वहां पहुंच गए, आपके पास पैसा कहां से आता है? ये ना बताइए कौन फंड करता है आपको पैसा के लिए जो आप चुनाव लड़ने के लिए मध्य प्रदेश में चले जाते हैं? तो ये कहना बंद कर दीजिए। कांग्रेस दोनों जगह से अपनी मजबूती, महागठबंधन और दतिया में कांग्रेस अपनी मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। और इस बार जो है जो अग्र जाति के लोग भी हैं वो मन बना रहे हैं कि महागठबंधन को वोट देके इस बार जिताया जाए। ये तो केवल 30 साल बापौती बनवाते हुए चले आ रहे हैं कि हमारे फादर का सीट था इसलिए हम विजय पर। अरे भैया, आपका वो अब गया वो चीज जो आप सोच रहे हैं। अब यहाँ पर बांकीपुर में ये जो है लालटेन छाप जीतने वाला है। ठीक है मृणाल जी, ठीक है। सैयद मसीहुद्दीन जी, मुझे लग रहा है आपसे ये पूछ लेना चाहिए कि क्या जनसुराज को भी किसी का B, C, D, A मैं कुछ गिनूं, क्योंकि यहाँ तो त्रिकोणीय में सब इसी तरह से काउंट हो रहे हैं। सैयद मसीहुद्दीन जी मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए शायद कनेक्ट नहीं है। प्रेम सागर जी सुन पा रहे हैं मुझे?
जी जी बिल्कुल। ठीक है, अभी बात निकल ही आई है क्रमांक 3 की, और उन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा प्रत्याशी से, गढ़ से, उनके काम से, और सबसे बड़ा जनता के आशीर्वाद से। देखिए, पहली बार बीजेपी बगैर झूठ का चुनाव लड़ रही है। बीजेपी अभी तक तो देश की जनता से झूठ बोलकर चुनाव लड़ी है कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख रुपया देंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे और क्या क्या पता नहीं करेंगे। मगर पहली बार इनको इसलिए झूठ बोलने का अवसर नहीं मिल रहा है कि अब से 6 महीना पहले बिहार की जनता से इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो 1 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे, हमारी सरकार बनेगी तो महिलाओं को 2 लाख रुपया खाते में देंगे, हमारी सरकार बनेगी तो बिजली फ्री करेंगे। ये सारे वादे इनके फेल हो गए। अब तो सरकार का खजाना का ये हाल है कि जो लोग काम करके बैठे हैं उनको भी देने के लिए इनके पास पैसे नहीं हैं। तो अब ये जातीय कार्ड बांकीपुर में खेलना चाह रहे हैं, मगर इनका जातीय कार्ड तरीके से जेएनजी ने पूरे देश के अंदर में फेल कर दिया, इनका धार्मिक कार्ड किस तरीके से जेएनजी ने पूरे देश के अंदर फेल कर दिया। और जो लोग कहते थे कि एनडीए में इस्तीफा नहीं होता है, ये यूपीए में होता था, तो अभिजीत दीपके जी ने दिखा दिया कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और रही बात जो ये कह रहे हैं कि 90 से हम जीतते आ रहे हैं, तो ठीक है भैया, आपके पिताजी जीत रहे थे, आप चुनाव जीते, अब क्या चाहते हैं कि किसी भी जात का कोई भी एबीसीडी कोई भी व्यक्ति को उठा के लाए, टिकट दे दे और जात के नाम पर लोग वोट दे दे? इतना लोग अब बुर्बक नहीं रहा। आपने अगर उसी जाति के लोगों को अगर टिकट देना था तो क्या उस जाति में पढ़े लिखे लोगों की कमी हो गई? क्या उस जाति में आपने 35 वर्षों में कार्यकर्ता तक तैयार नहीं किया? तो ये बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है कि बांकीपुर में एक सोशल वर्कर, एक सोशल कार्यकर्ता बीजेपी के पास नहीं हुआ और ये अपनी जीत के दावे दे रहे हैं। कल तक अच्छा, बीजेपी में तो सब लोग जानते हैं कि नेता 2 ही हैं, मोदी जी और शाह जी। तो मोदी जी और शाह जी क्यों नहीं आए प्रचार में? ये तो तेजस्वी यादव को खोज रहे थे और तेजस्वी यादव ने इनको दिखा दिया कि कैसे प्रचार होता है 2 दिनों में। तो पूरी तरीके से बीजेपी बैकफुट पे है, और जो भी यहाँ बोल ले, जातीय कार्ड खेल ले, चाहे जितनी भी बातें बोल दे, विकास के बारे में तो आपने देख ही लिया कि अभी थोड़ा सा पानी पड़ेगा 10 मिनट तो आप बांकीपुर में पैदल नहीं चल पाएंगे। ये स्थिति है गलियों में, मोहल्लों में, टोलों में। 1 सेकंड रोक रही हूँ क्योंकि समय की सीमा है। कोई बहुत जरूरी पॉइंट आप में से जो रखना चाहते हैं, जिन लोगों ने अभी अपनी बात नहीं रखी है, तो प्लीज जल्दी से बोल सकते हैं। प्रियदर्शी जी या भूपेन जी, कोई जरूरी एक पॉइंट, क्योंकि समय हो गया है, कोई एक महत्वपूर्ण बात रखना चाहते हैं तो प्लीज बोल सकते हैं। हाँ बोलिए। राखी जी, मैं ये कहना चाहूंगा, हाँ राखी जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जो 2 उपचुनाव है, किसी मुख्य विधानसभा चुनाव होते हैं, उस तरीके से महत्वपूर्ण है। बांकीपुर में भी और दतिया में भी। मैं इसलिए कह पा रहा हूं कि नए नवेले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और भारतीय जनता पार्टी के भीतर नए पौध को लाने की जो तैयारी हो रही है या हुई है उपचुनाव के माध्यम से, ये कितना परवान चढ़ेगा इसी 2 विधानसभा के उपचुनाव से तय हो जाएगा। अगर इस तरीके के कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जितवा पाती है तो फिर से भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने कार्यकर्ताओं की ओर लौट जाएगी। यानी नए खेप जो लाने की कोशिश हो रही थी भारतीय जनता पार्टी, अभी कुछ दिनों के लिए ठंडे बस्ते में डाल देगी। और दूसरा और महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहता हूं, पूरे देश की निगाहें प्रशांत किशोर पर है। प्रशांत किशोर वो नाम है जो कहीं खड़े होते हैं तो पूरे देश भर में चर्चा हो जाती है। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान देखा गया था कि प्रशांत किशोर का गुब्बारा किस तरीके से फूट गया था, उसका हवा निकल गया था। अभी प्रशांत किशोर के पक्ष में बहुत कुछ माहौल है, लेकिन अगर ये चुनाव भी प्रशांत किशोर नहीं निकाल पाए तो यकीन मानिए ये तय हो जाएगा कि प्रशांत किशोर दूसरों के लिए रणनीतिकार तो हो सकते हैं, लेकिन खुद में चाणक्य नहीं हो, ये चंद्रगुप्त नहीं हो सकते हैं। ठीक है, वे चाणक्य हो सकते हैं, चंद्रगुप्त नहीं हो सकते हैं। जी राखी जी। ठीक है, विवेक जी, हाँ जल्दी से बोलिए, कुछ कहना चाह रहे थे? मैं बहुत हद तक प्रियदर्शी जी की बात से सहमत हूँ। देखिए, किसी का साथ में बैठ करके रणनीति बनाने और चीज है, जब खुद मैदान में आना पड़ता तो दूसरी स्थिति होती है। प्रशांत किशोर जी कभी मैदान में आए नहीं, ना कभी उनका वहाँ कुछ है, और जहाँ बांकीपुर की जाके लड़ाई में वो उछल रहे हैं
उनके पास कायदे से वहां बूथ एजेंट बनाने तक के लिए लोग नहीं है। तो जब बूथ पे बस्ता नहीं लगेगा तो वोट कहाँ से पाओगे? उसके लिए बूथ की लिस्ट में नाम होना पड़ता है, और वो भारतीय जनता पार्टी का जहाँ होमवर्क है वहां इन लोगों के लिए कहीं कोई दांव नहीं है। तो जो हमारे मित्र तेजस्वी यादव के गुणगान कर रहे हैं, ये सबको मालूम है बिहार में कि आरजेडी जीतेगी तो बहन बिटिया सड़क पे नहीं निकल पाएंगी, ये कोई नई बात नहीं है। अभी तो पैर में पानी लग रहा है तो घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा, सबको मालूम है। विवेक जी मैं रोकूंगी, चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक है। देखिए अब खैर जो चुनाव का प्रचार है वो तो थम चुका है, मतदान भी हो जाएगा जो तारीख तय की गई है। रिजल्ट वाले दिन मुझे ये बड़ा सुबह से मुझे लगता है बड़ा रोमांचक होगा कि आखिरकार कहाँ कौन किस तरह से लीड करके आगे बढ़ा है, फिर हम चर्चा में बैठेंगे। फिलहाल समय हो गया, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए जीत के अपने अपने दावे राजनीतिक दलों के हैं, लेकिन जो विश्लेषण है वो अलग तरीके से निकल कर आया। बांकीपुर में लग रहा है कि कमल एक बार फिर से खेल सकता है, लेकिन दतिया में तो पेंच फंसा हुआ है और यहाँ की क्लियरिटी अभी जब तक नतीजे नहीं आएंगे कुछ नहीं कहा जा सकता। तो देखिए आखिर 30 तारीख को मतदान और उसके बाद 3 अगस्त को जो नतीजे आएंगे उसमें आखिर कहां कौन कितना आगे बढ़ता है। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।